Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about future continuous tense. In this tense I am going to tell you definition, identifications and usage of this tense. The usage which I am going to tell you will be very important for you. So watch the video till the last. First of all I would like to tell you the concept of this tense. यानी सबसे पहले मैं इस टेंस में टेंस के कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। यानी कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य यानी आने वाले समय, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी और टेंस का मतलब होता है काल। यानी इसमें ऐसे एक्शन को यानी कार्य को दर्शाया जाता है जो भविष्य में जारी रहेगा यानी होता रहेगा। तो ऐसे वक्त हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जहाँ तक कि इसके डिफिनीशन का सवाल है तो इसका डिफिनीशन यह होता है कि that form of verb which indicates that an action will be going on in future time, such action is called future continuous tense। यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य भविष्य में जारी रहेगा तो ऐसे टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। यानी भविष्य में कोई कार्य जारी रहने की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि रुका हुआ नहीं रहेगा, तब हम ऐसे कार्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाएंगे। अब जहाँ तक कि इसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान की सवाल है तो इसका पहचान यह होता है कि जिससे हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा हो तो ऐसे क्रिया को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। अब कुछ कंसेप्ट हम लोग ग्राफिक मेथड से सीख रहे हैं तो ध्यान रखें कि हम अभी जिस वक्त है वो प्रेजेंट टाइम 2020 में है और इसके बाद जब कोई भी समय आएगा तो वो फ्यूचर कहलाएगा। तो इसमें ऐसे एक्शन को दर्शाना है जो फ्यूचर में यानी 2021 यदि हम प्रेजेंट को यानी 2020 को प्रेजेंट मान रहे हैं तो इसके बाद वाले को फ्यूचर मानेंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ हम लोग 2020 में हैं और इसके बाद जो कमिंग टाइम है वो फ्यूचर होगा। तो जैसे 2021, 2022, 2023, 2024 यानी कि इस तरह से जितने भी आगे आने वाले समय हैं वो सभी फ्यूचर को दर्शाने वाले समय हैं। तो ऐसे में इसमें यह व्यक्त होता है कि आने वाले समय में वो कार्य स्टार्ट रहेगा यानी जारी रहेगा। तो ऐसे वक्त में इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस टेंस से जो बनने वाले स्ट्रक्चर हैं वो है पहला असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस बी के बाद में V4 का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे होगा यहाँ they will be playing cricket। वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे या समय यहाँ इंडिकेट करा सकते हैं, टुमारो मॉर्निंग कर सकते हैं कि वे लोग कल सुबह तक क्रिकेट खेलते रहेंगे। नेक्स्ट होगा असर्टिव के बाद है हमारा, इसमें नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो ASSERTIV असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें होता है कि सब्जेक्ट के बाद शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग होता है, उसके बाद बी का, उसके बाद V4 का प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का। यानी नॉट का मुख्यतः इसमें प्रयोग किया गया एक्स्ट्रा। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा वो यह होगा कि इसी में नॉट जोड़ देते हैं तो दे विल
not be playing cricket। और थर्ड वन होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इस टेंस का स्ट्रक्चर यानी कि इसका स्ट्रक्चर होगा शैल और विल को बाहर निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। यानी एग्जाम्पल होगा विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। और 4 नंबर हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें केवल नॉट जोड़ देंगे इंट्रोगेटिव में, क्योंकि इंट्रोगेटिव के बाद निगेटिव लगाना है, इसलिए इसका नाम इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है। सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दीजिए, उसके बाद बी का प्रयोग कर दीजिए, V4 और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल होगा वो विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। और 5 नंबर होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी WH क्वेश्चन से शुरू होने वाले सेंटेंस को WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस कहते हैं, यानी वाई वेन वेयर। इसमें WH क्वेश्चन शॉर्ट में दे दिया जाता है, वाई वेन वेयर व्हाट हु विच के स्थान पर। उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद बी का, उसके बाद V4 का, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का। Why will they be playing cricket? अब 6 होगा, वो होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें केवल WH क्वेश्चन वर्ड में नॉट जोड़ देंगे, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यदि चाहें तो नॉट को शैल विल के साथ शांट और ओंट के प्रयोग कर सकते हैं, यानी शॉर्ट में। इसमें होगा एग्जाम्पल वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। यानी ये रहा 6 स्ट्रक्चर्स जो इस टेंस में प्रयोग किया जाता है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द यूजेज ऑफ दिस टेंस। तो ध्यान रखें, यूज की जहाँ तक सवाल है, यूज से, तो इस टेंस में कुछ वर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है जो फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला समय होता है। जैसे टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह, इन 1 ईयर यानी एक साल में, इन 1 मंथ, एक मंथ में,
यानी इन वन डे, एक दिन में, इन वन वीक, एक सप्ताह में, एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि इस वक्त यानी कल, और इसमें और भी जोड़ सकते हैं, एट दिस टाइम, टुमारो मॉर्निंग भी कह सकते हैं, टुमारो इवनिंग भी कह सकते हैं, टिल मंडे, टिल यानी कि मंडे तक, टिल संडे, संडे तक, टिल वेडनेसडे, वेडनेसडे तक, टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस माह के अंत तक, या टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल के अंत तक, टिल द एंड ऑफ दिस वीक, यानी इस सप्ताह के अंत तक। इस तरह से हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मंथ यानी अगले मंथ, नेक्स्ट ईयर अगले इस साल, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल एक लें। We shall be working here at the end of this month, मैं इस माह के अंत तक इस कंपनी में काम करता रहूँगा। या टिल भी कह सकते हैं, टिल द, तक का बात है तो टिल करेंगे। तो इस तरह से इसमें यूज़ किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे सी विल बी singing a song tomorrow morning, यानी कि वह है कल सुबह तक गाना गाती रहेगी। तो इस टेंस में ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। टुमारो मॉर्निंग है, MORNING। अब नेक्स्ट जो यूजेज हैं वो है दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस EXPRESS इमेजिनेशन इन फ्यूचर टाइम, यानी कि इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कल्पना को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कल्पना का मतलब होता है कोई आगे की सोच, यानी भविष्य की कल्पना। जैसे सोनू निगम will be singing a song, सोनू निगम गाना गाते रहेंगे। माधुरी will be dancing, यानी कि माधुरी नाचती रहेगी। अब नेक्स्ट इसका यूजेज है वो है दिस tense is used to express habitual action
इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम के आयतनकार को दर्शाने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जनरली ज़्यादा बेहतर होता है कि आप आयतनकार को फ्यूचर के आयतनकार को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दर्शाएं, लेकिन इस टेंस में भी हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे स्प्रिंग विल बी कमिंग अगेन, यानी स्प्रिंग जो है वो बार बार यानी अगेन आता रहेगा, यानी कि जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा, यानी ऐसा प्रक्रिया चलते रहेगा। तो ऐसे में हैबिचुअल एक्शन कहा जा सकता है, या दे सकते हैं चिल्ड्रेन विल बी कमिटिंग द सेम मिस्टेक, यानी कि बच्चे एक ही गलती यानी वही गलती करते रहेंगे, यानी कि इनकी आदत है कि वे गलती करते रहते हैं, इसलिए कह रहा है कि वे करते आगे भी करते रहेंगे, इसमें सेंस छिपा हुआ है। तो ऐसे एक्शन को हैबिचुअल एक्शन कहा जाता है। अब इस टेंस में एक प्रेजेंट को दर्शाते हुए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। व्हेन का प्रयोग कर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का प्रयोग करें और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में ये लिखा है प्रेजेंट में, जिसका होना चाहिए हिंदी अर्थ ता है, ती है और ते हैं। हिंदी अर्थ ये होना चाहिए, जबकि यह नहीं हो करके इसमें अर्थ लगेगा गा गे गी का, और ये तो गा गे गी है ही। जैसे व्हेन आई रिच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, यहाँ पहुँचता हूँ अर्थ आना चाहिए प्रेजेंट के हिसाब से, क्योंकि V1 है, जबकि आ रहा है फ्यूचर का। क्योंकि जब ऐसे एक्शन ऐसे एक सेंटेंस में ये शामिल हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में ये जुड़ा हो प्रेजेंट, तो ऐसे में उसको गागे ही अर्थ लगाते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन आई रिच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, तो कॉमा का मतलब तो हुआ इट विल बी रेनिंग, तो वर्षा होती रहेगी। तो ये अपना इस स्ट्रक्चर का प्रयोग भविष्य में होने वाले यानी जारी रहने वाले कार्य को दर्शाने के लिए कर रहा है। और ये तभी कह रहा है कि जब मैं पहुंचूंगा तब तक वर्षा होती ही रहेगी। इसमें इमेजिनेशन का भी एक एक्सप्रेशन है। तो डेट्स ऑल। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें, और साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे इसमें कमेंट भी अवश्य करें।